जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, आपने आज कितने फैसले किए। सुबह उठकर क्या पहनना है, नाश्ते में क्या खाना है, किस रास्ते से ऑफिस जाना है, ये सब छोटे छोटे फैसले थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये फैसले आप सच में खुद लेते हैं या आपका दिमाग आपको बिना बताए ये सब करवा देता है। दुनिया के सबसे मशहूर मनोवैज्ञानिकों में से एक डैनियल कैनेमैन ने अपनी जिंदगी के दशकों की मेहनत के बाद एक ऐसी किताब लिखी जो हमारे सोचने के तरीके को जड़ से हिला देती है। उनकी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक दर्पण है जो आपको आपके अपने मन की असली तस्वीर दिखाता है। इस किताब को पढ़कर लाखों लोगों को एहसास हुआ कि वो जो समझते थे कि वे तर्क संगत इंसान हैं, दरअसल वे अपने ही दिमाग के हाथों की कठपुतली हैं। कानेमैन ने बताया कि हमारा दिमाग दो अलग अलग तरीकों से काम करता है, एक जो बिजली की रफ्तार से चलता है और एक जो धीरे धीरे सोच समझकर कदम रखता है। इन दोनों की जंग ही हमारी हर सोच, हर भावना और हर फैसले की कहानी है। ये किताब आपको बताएगी कि क्यों हम गलतियां करते हैं, क्यों हम धोखा खाते हैं और क्यों हमें यकीन होता है कि हम सही हैं जबकि हम बिल्कुल गलत होते हैं। तो आइए इस अद्भुत मानसिक सफर पर चलते हैं और अपने दिमाग के उस हिस्से को जानते हैं जिसे हमने कभी गौर से नहीं देखा। यह सफर आपको बदल देगा, आपके सोचने का तरीका, आपके फैसले करने का ढंग और शायद आपकी पूरी जिंदगी। कानेमैन ने हमारे दिमाग को दो हिस्सों में बांटा है जिन्हें उन्होंने सिस्टम 1 और सिस्टम 2 का नाम दिया है। सिस्टम 1 वह है जो हमेशा जागता रहता है, जो हर पल काम करता है, जो बिना किसी मेहनत के अपने आप चलता रहता है। जब आप किसी गुस्से में भरे इंसान का चेहरा देखते हैं और तुरंत समझ जाते हैं कि वो नाराज है, यह सिस्टम 1 का काम है। जब आप गाड़ी चलाते हुए किसी परिचित रास्ते पर बिना सोचे मुड़ जाते हैं, यह भी सिस्टम 1 ही करता है। यह सिस्टम हमारे लाखों साल के विकास का नतीजा है, एक ऐसी क्षमता जो हमें तेजी से खतरे को भांपने और प्रतिक्रिया देने में मदद करती है। सिस्टम 1 भावनाओं से भरा हुआ है, यह तुरंत निर्णय लेता है, यह पैटर्न देखता है और तुरंत जवाब देता है। लेकिन इसी जल्दबाजी में यह कभी कभी बड़ी भूलें भी करता है, क्योंकि यह सोचता नहीं, बस महसूस करता है और प्रतिक्रिया देता है। सोचिए, जब आप किसी नई जगह ड्राइव कर रहे हों और साथ में कोई मुश्किल गणित की बात हो, आप उस गणित पर ध्यान देने के लिए गाड़ी की रफ्तार कम कर देते हैं, क्योंकि आपका सिस्टम 1 उस जटिलता को संभाल नहीं सकता। सिस्टम 1 की एक खूबसूरती यह भी है कि यह हमें बिना थकाए काम करता रहता है, पर इसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यह अक्सर हमें वही दिखाता है जो यह देखना चाहता है, न कि जो सच में है। यही सिस्टम 1 की कहानी है, एक तेज, चालाक लेकिन कभी कभी भटकने वाला दोस्त। सिस्टम 2 वो धीमा, सोचने समझने वाला हिस्सा है जो तब जागता है जब कोई काम मुश्किल होता है या ध्यान की जरूरत होती है। जब आप किसी जटिल गणित का सवाल हल करते हैं, जब आप किसी नए शहर में रास्ता ढूंढते हैं, जब आप किसी जरूरी कागज को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, यह सब सिस्टम 2 की मेहनत है। सिस्टम 2 धीमा है, इसे ऊर्जा लगती है और यह जल्दी थक जाता है। इसीलिए जब हम बहुत थके होते हैं तो हम गलत फैसले ज्यादा करते हैं, क्योंकि सिस्टम 2 थका हुआ होता है और सिस्टम 1 अपनी मनमर्जी करने लगता है। कानेमैन बताते हैं कि सिस्टम 2 एक आलसी पर्यवेक्षक की तरह है। यह तब तक दखल नहीं देता जब तक सिस्टम 1 को संभालने की जरूरत न हो। यह दोनों सिस्टम मिलकर हमारी पूरी मानसिक दुनिया बनाते हैं, एक तेज और भावनात्मक, दूसरा धीमा और तार्किक। समस्या तब होती है जब हम सोचते हैं कि हम हमेशा सिस्टम 2 से काम करते हैं, जबकि सच यह है कि हमारी ज्यादातर जिंदगी सिस्टम 1 ही चला रहा होता है। एक बहुत ही सरल उदाहरण सोचिए, अगर किसी ने पूछा कि एक बैट और बॉल का कुल दाम 110 रुपये है, बैट की कीमत बॉल से 100 रुपये ज्यादा है, तो बॉल की कीमत क्या है? ज्यादातर लोग तुरंत 10 रुपये कहते हैं, जो गलत है। सही जवाब 5 रुपये है, लेकिन सिस्टम 1 इतनी जल्दी जवाब दे देता है कि सिस्टम 2 को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। यही कानेमैन की सबसे बड़ी सीख है। हम जितना सोचते हैं उससे कहीं कम सोचते हैं। हमारा दिमाग हमेशा आसानी से समझ में आने वाली बातों पर ज्यादा भरोसा करता है, और इसी को कानेमैन कॉग्निटिव आइज यानी मानसिक सुगमता कहते हैं। जब कोई बात हमें आसान लगती है, जब हम उसे पहले से जानते हैं, जब वो हमारी उम्मीदों से मेल खाती है, तो
तो हमारा दिमाग उसे सच मान लेता है। इसीलिए वो विज्ञापन जो हम बार बार देखते हैं, वो धुन जो हम बार बार सुनते हैं, वो हमें सच और अच्छा लगने लगता है, भले ही वो सच में अच्छा हो या ना हो। एक प्रयोग में पाया गया कि जो शब्द साफ और पढ़ने में आसान होते हैं, उन पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं, बजाय उन शब्दों के जो मुश्किल या धुंधले फॉन्ट में लिखे होते हैं। यह बात बताती है कि हमारे फैसले कितनी छोटी और बेतुकी बातों से प्रभावित हो सकते हैं, जिनका असल मुद्दे से कोई लेना देना नहीं होता। मानसिक सुगमता एक सुखद अनुभव की तरह है। जब दिमाग को कुछ समझने में मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो वो उस जानकारी को अच्छी, सच्ची और भरोसेमंद समझ लेता है। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, क्योंकि दुनिया में बहुत सी सच्चाइयां आसान नहीं होती। वे जटिल, असुविधाजनक और मेहनत मांगती हैं। जब कोई नेता सरल और आकर्षक नारे देता है, जब कोई विज्ञापन बार बार दोहराया जाता है, जब कोई कहानी हमें भावनात्मक रूप से छूती है, हम उसे सच मान लेते हैं, बिना जांचे परखे। कानमैन ने यह समझाया कि हमारी मानसिक सुगमता की यह प्रवृत्ति ही प्रोपेगेंडा, झूठे विज्ञापन और झूठी खबरों को इतना शक्तिशाली बनाती है। जागरूकता ही इसका एकमात्र इलाज है। जब हम जानते हैं कि यह लूओ कैसे काम करता है, तभी हम इसके जाल से बच सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक पुरानी घड़ी खरीदने बाजार गए हैं और दुकानदार ने पहले 50,000 रुपए बताए, फिर छूट देते हुए 30,000 रुपए में दे दी। आपको लगेगा कि आपने बहुत अच्छा सौदा किया। लेकिन अगर उसने पहले 20,000 रुपए से शुरुआत की होती, तो 30,000 रुपए में आप शायद न खरीदते। यही है एंकरिंग, वह मनोवैज्ञानिक जाल जिसमें हम सब फंसते हैं। कानमैन ने बताया कि जो भी पहला नंबर, पहली जानकारी या पहला प्रभाव हमारे दिमाग में बैठ जाता है, वही हमारे सारे बाद के फैसलों का आधार बन जाता है। एक प्रयोग में लोगों से एक पहिए को घुमाने के बाद अफ्रीकी देशों का प्रतिशत संयुक्त राष्ट्र में पूछा गया। जिन लोगों के पहिए पर 65 आया, उन्होंने औसतन 45% का अनुमान लगाया, जबकि जिनके पहिए पर 10 आया, उन्होंने 25% बताया। हालांकि पहिए का नंबर पूरी तरह बेतुका था। यह बताता है कि हमारा दिमाग किसी भी संख्या को एक एंकर की तरह इस्तेमाल करता है और उसी के आसपास अपने जवाब को खींचता रहता है। एंकरिंग का असर हमारी जिंदगी के हर पहलू में होता है। सैलरी नेगोशिएशन में, घर खरीदते वक्त, यहां तक कि न्यायालय में सजा सुनाते वक्त भी। एक अध्ययन में पाया गया कि जब वकीलों ने ज्यादा जेल की मांग की, तो न्यायाधीशों ने भी ज्यादा सजा दी, भले ही उन्हें यकीन था कि वे स्वतंत्र रूप से फैसला कर रहे हैं। एंकरिंग की यह शक्ति हमें बताती है कि बातचीत में पहल करने वाला व्यक्ति कितना बड़ा फायदा उठाता है। तो अगली बार जब कोई आपसे सौदेबाजी करे और पहले नंबर बताए, तो याद रखिए, वो आपके दिमाग में एक एंकर डाल रहा है। हमारा दिमाग दुनिया की हर चीज का हिसाब नहीं रख सकता, इसलिए वो एक शॉर्टकट इस्तेमाल करता है, जिसे कानमैन उपलब्धता अनुमान या अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक कहते हैं। इसका मतलब है कि हम किसी चीज की संभावना उसके आधार पर आंकते हैं कि वो हमारे दिमाग में कितनी आसानी से याद आती है। अगर आपने हाल ही में किसी हवाई जहाज दुर्घटना की खबर पढ़ी है, तो आपको लगेगा कि हवाई सफर बहुत खतरनाक है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि हवाई यात्रा सड़क यात्रा से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। यह इसलिए होता है क्योंकि हवाई दुर्घटनाएं मीडिया में बड़ी खबर बनती है, इसलिए वे हमारे दिमाग में ताजी और जीवंत होती हैं। दूसरी तरफ सड़क दुर्घटनाएं रोज होती हैं, इसलिए वे सामान्य लगती हैं और हम उनसे उतना नहीं डरते। उपलब्धता अनुमान ही वो कारण है कि लोग शार्क के हमले से तो बहुत डरते हैं, लेकिन मधुमक्खी के काटने से कम डरते हैं, जबकि हर साल मधुमक्खियां शार्क से कहीं ज्यादा लोगों की जान लेती हैं। बीमा कंपनियां, मीडिया और नेता इसी मनोवैज्ञानिक कमजोरी का फायदा उठाते हैं। वे वही खबरें और डर हमारे सामने लाते हैं जो उन्हें फायदा पहुंचाती हैं। जो बात बार बार बताई जाए, जो घटना हमें भावनात्मक रूप से झकझोर दे, वो हमारे दिमाग में इतनी गहरी बैठ जाती है कि हम उसे ही वास्तविकता समझने लगते हैं। कानमैन की यह सीख हमें सिखाती है कि जब हम किसी खतरे का अनुमान लगाएं, तो अपने डर और अपनी यादों पर नहीं, बल्कि असली आंकड़ों पर भरोसा करें। एक डॉक्टर ने अपने मेडिकल कॉलेज के एक छात्र की कहानी सुनाई। वो छात्र बहुत शर्मीला था, किताबों में रहता था, बाहर कम जाता था और उसे गणित बेहद पसंद था। अब बताइए, क्या वो छात्र किसान था या लाइब्रेरियन?
ज्यादातर लोग कहेंगे लाइब्रेरियन, क्योंकि वो विवरण लाइब्रेरियन की छवि से मेल खाता है। लेकिन यह गलत सोच है, क्योंकि दुनिया में किसानों की संख्या लाइब्रेरियन से कहीं ज्यादा है, इसलिए सांख्यिकीय रूप से वो किसान होने की संभावना ज्यादा है। कानेमैन इसे प्रतिनिधित्व अनुमान या रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक कहते हैं। हम किसी के बारे में फैसला उसकी वास्तविक संभावना से नहीं, बल्कि इस आधार पर करते हैं कि वो किसी रूढ़िवादी छवि से कितना मेल खाता है। यही वो मानसिक जाल है जो नस्लवाद, लिंग भेद और तमाम तरह के भेदभाव को जन्म देता है। जब हम किसी की पोशाक, बोली या रंग रूप देखकर तुरंत फैसला कर लेते हैं, यह प्रतिनिधित्व अनुमान ही होता है। यह अनुमान हमें तेजी से फैसले लेने में मदद करता है, लेकिन यह हमें उन लोगों के साथ नाइंसाफी करवाता है जो हमारी पूर्व धारणाओं से अलग होते हैं। एक और खतरनाक पहलू यह है कि जब हम किसी घटना का विस्तृत और विशिष्ट विवरण सुनते हैं, जैसे वो महिला बैंकर है और नारीवादी आंदोलन में सक्रिय है, तो हम सिर्फ बैंकर से ज्यादा नारीवादी बैंकर को सच मानते हैं, जबकि सांख्यिकी की दृष्टि से यह असंभव है। यह कंजंक्शन फैलेसी यानी संयोजन भ्रम है। जितना ज्यादा विवरण उतना ज्यादा भरोसेमंद लगना, जबकि सच इसके उलट है। कानेमैन हमें सिखाते हैं कि जब भी हम किसी को जानने की कोशिश करें तो अपनी पूर्व धारणाओं को एक तरफ रखें और वास्तविक संभावनाओं पर ध्यान दें। दुनिया के सबसे खतरनाक मानसिक जालों में से एक है अतिआत्म विश्वास। वो भावना जब हम सोचते हैं कि हम जो जानते हैं वो पर्याप्त है और हम जो सोचते हैं वो सही है। एक प्रयोग में लोगों से पूछा गया कि क्या वे औसत से बेहतर ड्राइवर हैं। 93% अमेरिकी ड्राइवरों ने कहा कि हां, लेकिन गणित का साधारण सिद्धांत कहता है कि 93% लोग औसत से बेहतर नहीं हो सकते। यह अति आत्मविश्वास का सबसे सरल उदाहरण है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत गहरे और दूरगामी होते हैं। कानेमैन बताते हैं कि ज्यादातर छोटे व्यापार 5 साल के भीतर बंद हो जाते हैं, लेकिन हर उद्यमी सोचता है कि वो उस 10% में है जो सफल होगा। डॉक्टर, वकील, निवेशक, सलाहकार सभी अपनी भविष्यवाणियों और क्षमताओं को जरूरत से ज्यादा सटीक मानते हैं। अति आत्मविश्वास का एक और रूप है प्लानिंग फैलेसी। जब हम किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगने वाले समय और पैसे को हमेशा कम आंकते हैं। सोचिए, कितनी बड़ी इमारतें और सरकारी परियोजनाएं तय समय और बजट के भीतर पूरी होती हैं, लगभग न के बराबर, और यही प्लानिंग फैलेसी का जिंदा सबूत है। कानेमैन कहते हैं कि अति आत्मविश्वास से बचने का एक तरीका है आउटसाइड व्यू, यानी खुद के बारे में सोचने की बजाय पूछें कि इसी तरह की स्थितियों में दूसरे लोगों का क्या हुआ। यह नजरिया हमें उस खुशफहमी से बाहर निकालता है जो हमारा दिमाग हमारे लिए बनाता है। अब एक सवाल सोचिए, अगर मैं आपको एक सिक्का उछालने का मौका दूं जिसमें पट आने पर आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन चित्त आने पर आपको 8,000 रुपये देने होंगे, क्या आप यह सौदा करेंगे? ज्यादातर लोग मना कर देते हैं, भले ही इस खेल में जीतने की उम्मीद गणितीय रूप से बेहतर है। यह है लॉस अवर्जन, यानी नुकसान से डर, जिसे कानेमैन और उनके साथी आमोस टेव्स्की ने खोजा और जिसके लिए कानेमैन को नोबेल पुरस्कार मिला। हमारा दिमाग नुकसान की पीड़ा को उसी मात्रा के फायदे की खुशी से लगभग 2 गुना महसूस करता है। इसीलिए जब शेयर बाजार गिरता है तो निवेशक घबराहट में बेच देते हैं। इसीलिए लोग उन रिश्तों को छोड़ नहीं पाते जो उन्हें तकलीफ देते हैं। इसीलिए हम उन चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं जो हमारे पास पहले से हैं। एक प्रयोग में लोगों को एक मग दिया गया और फिर पूछा गया कि वे उसे किस कीमत पर बेचेंगे, और उनकी मांगी हुई कीमत उससे कहीं ज्यादा थी जितनी वे उसे खरीदने के लिए देते। यही एंडाउमेंट इफेक्ट है। जो चीज हमारी हो जाती है वो हमें ज्यादा कीमती लगने लगती है, सिर्फ इसलिए कि वो हमारी है। कानेमैन की यह खोज व्यापार, राजनीति और रोजमर्रा की जिंदगी में क्रांतिकारी है। जब आप जानते हैं कि नुकसान का डर आपके फैसलों को कितना प्रभावित करता है, तो आप उससे बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। नुकसान का डर एक सुरक्षा कवच भी है, लेकिन जब यह हमें सही मौकों से दूर रखे तो यह एक जंजीर बन जाती है। कानेमैन और टेव्स्की की सबसे क्रांतिकारी देन है प्रोस्पेक्ट थ्योरी, यानी संभावना सिद्धांत, जो बताता है कि असल में इंसान फैसले कैसे लेते हैं। पारंपरिक अर्थशास्त्र मानता था कि इंसान तर्कसंगत हैं और हमेशा
अपने फायदे के लिए सबसे अच्छा फैसला करते हैं। लेकिन कानेमैन ने दिखाया कि हम अच्छे या बुरे को एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं, बल्कि एक रेफरेंस पॉइंट यानी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष आंकते हैं। अगर आपकी तनख्वाह 50,000 रुपए है और आपको 5,000 रुपए की बढ़ोतरी मिलती है तो आप खुश होते हैं। लेकिन अगर पहले 10,000 रुपए की बढ़ोतरी का वादा हुआ था और सिर्फ 5,000 रुपए मिले तो आप दुखी होते हैं, भले ही दोनों स्थितियों में आपको 5,000 रुपए ज्यादा मिले। संदर्भ बिंदु बदलने से हमारी खुशी और दुख बदल जाते हैं और यही प्रॉस्पेक्ट थ्योरी का दिल है। इस सिद्धांत में एक और दिलचस्प बात है, हम बड़े फायदे और बड़े नुकसान दोनों को कम संवेदनशीलता से महसूस करते हैं, लेकिन छोटे फायदे और छोटे नुकसान को तीव्रता से। पहले 1,000 रुपये मिलने की खुशी 10वें 1,000 रुपये मिलने की खुशी से ज्यादा होती है। यह डिमिनिशिंग सेंसिटिविटी यानी घटती संवेदनशीलता है। इसी तरह पहले 1,000 रुपये के नुकसान का दर्द बाद के नुकसानों से ज्यादा तीखा होता है। नीतियां बनाने वाले, विपणन विशेषज्ञ और चालाक व्यापारी इस सिद्धांत का भरपूर उपयोग करते हैं। जब आप जानते हैं कि आपका दिमाग किस तरह संदर्भ बिंदु के आधार पर फैसले करता है, तो आप उन जालों से बच सकते हैं जो दूसरे आपके लिए बिछाते हैं। शब्दों की ताकत कितनी होती है, यह कानेमैन के फ्रेमिंग इफेक्ट से बेहतर कुछ नहीं समझाता। कल्पना कीजिए, एक डॉक्टर आपसे कहता है, इस ऑन ऑपरेशन में 90% मरीज जिंदा रहते हैं, और दूसरा डॉक्टर कहता है, इस ऑपरेशन में 10% मरीज मर जाते हैं। दोनों बातें बिल्कुल एक ही हैं, लेकिन पहली सुनकर आप ऑपरेशन कराने के लिए ज्यादा तैयार होंगे। यही फ्रेमिंग इफेक्ट है। एक ही सच्चाई को अलग अलग तरीके से पेश करने पर हमारे फैसले बदल जाते हैं। कानेमैन ने एक प्रसिद्ध प्रयोग में लोगों को एक काल्पनिक महामारी का सामना करने के 2 तरीके बताए, एक जिसमें 200 लोग बचेंगे और दूसरा जिसमें 400 लोग मरेंगे। दोनों में 600 लोगों में से 400 मृत्यु होनी थी, लेकिन बचाव के फ्रेम में लोगों ने सुरक्षित विकल्प चुना और मृत्यु के फ्रेम में जोखिम भरा विकल्प चुना। यह फ्रेमिंग इफेक्ट राजनीति में, विज्ञापन में और यहां तक कि चिकित्सीय फैसलों में भी बड़ी भूमिका निभाता है। 80% वसा रहित और 20% वसा युक्त में से पहला सुनकर हम वो खाना ज्यादा स्वस्थ समझते हैं, भले ही दोनों एक ही हों। जब नेता देश को बचाने की बात करते हैं तो लोग जोखिम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि नुकसान से बचाव का फ्रेम हमारे दिमाग को सक्रिय कर देता है। कानेमैन की यह सीख हमें यह याद दिलाती है कि जो बात आप सुने उसे सिर्फ उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके पीछे की असल जानकारी से आंखें। शब्द भावनाएं जगाते हैं, लेकिन फैसले तथ्यों पर होने चाहिए। जीवन में एक बहुत ही आम अनुभव है, जब कोई घटना घट जाती है तो हम कहते हैं, मुझे तो पहले से पता था यही होगा। चुनाव के नतीजे आने के बाद, शेयर बाजार गिरने के बाद, कोई दुर्घटना होने के बाद हमें ऐसा लगता है कि यह तो अनुमानित था। कानेमैन इसे हाइंडसाइट बायस यानी पूर्व दृष्टि भ्रम कहते हैं। वो मानसिक जाल जिसमें हम घटना घटने के बाद उसे अनिवार्य और स्पष्ट समझने लगते हैं, जबकि पहले हमें वास्तव में नहीं पता था। यह पूर्व दृष्टि भ्रम बहुत खतरनाक है, क्योंकि यह हमें गलतियों से सीखने से रोकता है। जब हम कहते हैं यह तो होना ही था, तो हम उस फैसले की प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाते जिसने उस नतीजे को जन्म दिया। इतिहासकार, विश्लेषक और नीति निर्माता इस भ्रम के शिकार सबसे ज्यादा होते हैं। वे पिछली घटनाओं को इतना स्पष्ट और तार्किक बना देते हैं कि लगता है यह तो कोई भी जान सकता था। लेकिन सच यह है कि इतिहास बहुत कम अनिवार्य होता है। वह बहुत सी संभावनाओं में से एक रास्ता होता है जो बन गया। पूर्व दृष्टि भ्रम का एक और नुकसान यह है कि यह हमें दूसरों के फैसलों पर आसानी से नकारात्मक राय बनाने देता है। हम किसी डॉक्टर की गलती को स्पष्ट कहते हैं, किसी नेता के फैसले को मूर्खतापूर्ण बताते हैं, जबकि उस वक्त की जानकारी से वो फैसला शायद सबसे उचित था। कानेमैन कहते हैं कि अच्छे फैसले को नतीजे से नहीं, बल्कि उस समय उपलब्ध जानकारी और तर्क से आंका जाना चाहिए। कानेमैन ने एक बेहद दिलचस्प अवधारणा पेश की, हमारे 2 मैं यानी 2 सेल्फ। एक है एक्सपीरियंसिंग सेल्फ, वो हिस्सा जो हर पल जी रहा है, हर क्षण की खुशी और दर्द को महसूस कर रहा है, और दूसरा है
रिमेंबरिंग सेल्फ, वो हिस्सा जो पीछे मुड़कर देखता है और यादें बनाता है, जो फैसला करता है कि वो अनुभव अच्छा था या बुरा। एक प्रयोग में लोगों को बर्फीले पानी में हाथ डुबोने के 2 अनुभव दिए गए। पहले में 60 सेकंड तक हाथ ठंडे पानी में रखना था और दूसरे में 60 सेकंड ठंडे पानी के बाद 30 सेकंड और थोड़े कम ठंडे पानी में। जब पूछा गया कि कौन सा अनुभव दोहराएंगे तो ज्यादातर ने दूसरा चुना, क्योंकि वो कम दर्दनाक, अंत की याद के साथ खत्म हुआ था। लेकिन एक्सपीरियंसिंग सेल्फ के हिसाब से दूसरा अनुभव ज्यादा दर्दनाक था, क्योंकि उसमें ज्यादा समय दर्द था। यह पीक एंड रूल है। हम किसी अनुभव को उसके सबसे तीव्र पल और उसके अंत के आधार पर याद करते हैं, न कि पूरे अनुभव की औसत पीड़ा या सुख के आधार पर। यही कारण है कि एक लंबी और अच्छी छुट्टी का अंत अगर बुरा हो तो पूरी छुट्टी बुरी लगती है। यही कारण है कि एक दर्दनाक अनुभव जो धीरे धीरे कम होता जाए उससे बेहतर लगता है जो अचानक और तेज हो। कानेमैन की यह खोज हमें सिखाती है कि जब हम किसी अनुभव को बेहतर बनाना चाहें तो उसके अंत पर खास ध्यान दें, क्योंकि याद करने वाला मैं अंत को ही सबसे ज्यादा याद रखता है। खुशी क्या है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर इंसान ढूंढता रहा है और कानेमैन ने इस पर गहरा शोध किया। उन्होंने पाया कि एक्सपीरियंसिंग वेल-बीइंग यानी वास्तविक जीवन में खुशी और लाइफ सेटिस्फैक्शन यानी जीवन के बारे में समग्र राय, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और हमेशा एक साथ नहीं चलती। एक प्रसिद्ध अध्ययन में पाया गया कि एक निश्चित आय सीमा के बाद अमेरिका में तब यह लगभग $75,000 वार्षिक थी। ज्यादा पैसे रोजमर्रा की खुशी में ज्यादा इजाफा नहीं करते। हाँ, जीवन संतुष्टि बढ़ती रहती है क्योंकि हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, लेकिन रोज का आनंद एक सीमा के बाद पैसे से नहीं बढ़ता। कानेमैन ने यह भी बताया कि याद करने वाला मैं अक्सर उन चीजों का पीछा करता है जो एक्सपीरियंसिंग सेल्फ को ज्यादा खुश नहीं करती। हम बड़े घर के लिए काम करते हैं, लेकिन जब बड़ा घर मिल जाता है तो उसकी देखभाल, सफाई और रख रखाव का बोझ बढ़ जाता है। हम उस प्रमोशन के लिए रातों को जागते हैं, लेकिन प्रमोशन मिलने के बाद काम का बोझ और तनाव बढ़ जाता है। यह फोकसिंग इल्यूजन है। जो चीज हम नहीं पाई उसके बारे में सोचते हुए हम उसे अपनी खुशी का सबसे बड़ा जरिया समझते हैं। कानेमैन कहते हैं कि असली खुशी के लिए हमें अपने एक्सपीरियंसिंग सेल्फ की बात ज्यादा सुननी चाहिए। उन छोटी छोटी चीजों को महत्व देना चाहिए जो हर दिन को बेहतर बनाती हैं। क्या किसी अनुभवी व्यक्ति की गट फीलिंग पर भरोसा करना चाहिए? कानेमैन इसका जवाब देते हैं, कभी कभी हाँ और कभी कभी बिल्कुल नहीं। वो बताते हैं कि विशेषज्ञ की अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा तब किया जा सकता है जब 2 शर्तें पूरी हों। पहली, वातावरण नियमित और पूर्वानुमानित हो, और दूसरी, उस विशेषज्ञ को उस वातावरण में बहुत लंबे समय तक अभ्यास करने का मौका मिला हो। एक अनुभवी शतरंज खिलाड़ी जो हजारों खेल खेल चुका है, उसकी अंतर्ज्ञान शक्ति पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि शतरंज के नियम स्थिर हैं और हर चाल का तुरंत और स्पष्ट प्रतिक्रिया मिलती है। लेकिन एक स्टॉक ब्रोकर जो कहता है मुझे लग रहा है यह शेयर चढ़ेगा, उसकी गट फीलिंग पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शेयर बाजार बहुत अनिश्चित है और हर गलत भविष्यवाणी के बाद उसे तत्काल और स्पष्ट फीडबैक नहीं मिलता। कानेमैन का मशहूर सहयोगी गैरी क्लेन विशेषज्ञ अंतर्ज्ञान पर कानेमैन से असहमत था, लेकिन दोनों ने मिलकर एक समझौते पर पहुंचे। अंतर्ज्ञान पर भरोसा इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस परिस्थिति में बना है। एक आग बुझाने वाला जो सालों से अग्निकांड में काम करता है, उसकी अंतरात्मा की आवाज जीवन बचा सकती है, क्योंकि वो पैटर्न उसके दिमाग में गहरे अभ्यास से बने हैं। लेकिन जब परिस्थितियां बदल जाएं, जब नियम टूट जाए, तब उसी विशेषज्ञ की अंतरात्मा उसे धोखा दे सकती है। यह सीख हमें बताती है कि अनुभव और अंतर्ज्ञान कीमती हैं, लेकिन उन्हें आंख मूंद कर नहीं मानना चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े विशेषज्ञ अपनी भविष्यवाणियों में कितने सटीक होते हैं। कानेमैन ने फिलिप टेटलॉक के एक अध्ययन का उल्लेख किया, जिसमें हजारों विशेषज्ञों की दशकों की भविष्यवाणियों का विश्लेषण किया गया और नतीजा चौंकाने वाला था। ज्यादातर विशेषज्ञ एक डार्ट थ्रोविंग चिंप यानी बंदर जो यादृच्छिक तरीके से चाल फेंके, उससे ज्यादा सटीक नहीं थे। ये सुनने में अजीब लगता है,
लेकिन कानेमैन बताते हैं कि जटिल सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं में भविष्यवाणी करना बेहद कठिन है, और जो लोग ज्यादा आत्मविश्वास से भविष्यवाणी करते हैं वे अक्सर कम सटीक होते हैं। जो विशेषज्ञ एक ही बड़े विचार को हर जगह लागू करते हैं, जैसे बाजार हमेशा सही होता है या सरकार को हमेशा दखल देना चाहिए, वे उन विशेषज्ञों से कम सटीक होते हैं जो कहते हैं यह इस पर निर्भर करता है। यह बताता है कि आत्मविश्वास और सटीकता का आपस में कोई सीधा संबंध नहीं है। मीडिया उन विशेषज्ञों को ज्यादा पसंद करता है जो साफ और दृढ़ता से बोलते हैं, लेकिन वो अक्सर सबसे गलत भी होते हैं। कानेमैन कहते हैं कि अनिश्चितता को स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता है। जो इंसान कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन इस आधार पर यह संभावना है, वो उस इंसान से कहीं ज्यादा विश्वसनीय है जो हर चीज के बारे में पूरे यकीन से बात करता है। यह सीख हमें सिखाती है कि जब कोई बहुत पक्के यकीन से भविष्यवाणी करे तो उससे जरूर पूछें, आप कितना दांव लगाने को तैयार हैं। हमारे दिमाग का एक और चौंकाने वाला पहलू है प्राइमिंग। जब कोई विचार, शब्द या तस्वीर हमारे दिमाग में एक ऐसी प्रतिक्रिया जगाती है जिसका हमें पता भी नहीं चलता। एक प्रयोग में जब लोगों को बुढ़ापे से जुड़े शब्द पढ़ाए गए, जैसे झुर्री, सेवानिवृत्ति, धीमा, तो वे उसके बाद चलने में धीमे हो गए, हालांकि उन्हें ऐसा करने को नहीं कहा गया था। यह प्राइमिंग का सबसे साफ उदाहरण है। विचार हमारे व्यवहार को बिना हमारी जानकारी के प्रभावित करते हैं। एक और प्रयोग में जिन लोगों ने पहले नैतिकता से जुड़े शब्द पढ़े, उन्होंने बाद में कम बेईमानी की। जिन लोगों के हाथ में गर्म कॉफी का कप था, उन्होंने किसी अपरिचित को ज्यादा गर्म जोशी से भरा इंसान बताया, बजाय उनके जिनके हाथ में ठंडा पेय था। ये छोटे छोटे परिवर्तन हमें बताते हैं कि हमारा व्यवहार कितनी बाहरी परिस्थितियों से संचालित होता है जिन्हें हम नजरअंदाज करते हैं। प्राइमिंग यह भी बताता है कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल, घर की सजावट, ऑफिस का रंग, लोगों के चेहरे के भाव, सब हमारी मनस्थिति और फैसलों को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि जिस माहौल में हम रहते हैं उसका हमारी सोच पर गहरा असर पड़ता है, और इसीलिए अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाना सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक जरूरी मानसिक रणनीति है। कानेमैन की खोजों ने एक नई दिशा दी, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स यानी व्यावहारिक अर्थशास्त्र। इस नए क्षेत्र ने सरकारों और संगठनों को एक नया नजरिया दिया कि लोगों के व्यवहार को बिना जबरदस्ती के बस सही नज यानी धक्का देकर कैसे बेहतर बनाया जाए। एक मशहूर उदाहरण है अंगदान का। जिन देशों में ऑपिट आउट प्रणाली है, यानी जब तक आप मना न करें आप दानकर्ता माने जाते हैं, वहां अंगदान की दर बहुत ज्यादा है। जिन देशों में ऑप्ट इन प्रणाली है, जहां आपको सक्रिय रूप से हां कहना पड़ता है, वहां दर बहुत कम है। यह डिफॉल्ट इफेक्ट की शक्ति है। लोग जो डिफॉल्ट विकल्प होता है उसी के साथ रहते हैं क्योंकि बदलने में मेहनत लगती है। इसी तरह जब कैफेटेरिया में सलाद को आंखों के स्तर पर रखा जाए और जंक फूड को पीछे, तो लोग स्वस्थ खाना ज्यादा चुनते हैं बिना किसी प्रतिबंध के। ये नडजेस बताते हैं कि नीतियां बनाते समय हमें यह समझना चाहिए कि लोग रोबोट नहीं हैं, वे थके हुए, भावनात्मक और पक्षपाती दिमाग वाले इंसान हैं। रिचर्ड थेलर और कास सनस्टाइन ने नज थ्योरी को आगे बढ़ाया और कई देशों की सरकारों ने इसे अपनाया। कानेमैन की खोजें अब सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि सार्वजनिक नीतियों, अस्पतालों, स्कूलों और ऑफिसों में व्यावहारिक रूप लेने लगी हैं। कानेमैन की इस पूरी यात्रा का निचोड़ यह है कि बुद्धिमत्ता और समझदारी दो अलग अलग चीजें हैं। एक बहुत ही तेज दिमाग वाला इंसान भी उन्हीं मानसिक जालों में फंस सकता है जिनकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जाल बुद्धि का नहीं, मानव मन की संरचना का नतीजा है। वास्तविक समझदारी वह है जब आप अपने दिमाग की कमजोरियों को जानते हों और उनके साथ सावधानी से काम करें। कानेमैन ने जो शोध किया वो उन्होंने खुद भी माना कि वे भी उन्हीं पक्षपातों के शिकार होते हैं जिन्हें उन्होंने खोजा। क्योंकि इन जालों से पूरी तरह बचना संभव नहीं, लेकिन इनके प्रति जागरूक होना संभव है। यह किताब हमें एपिस्टेमिक ह्यूमिलिटी यानी ज्ञान संबंधी विनम्रता सिखाती है। यह मानना कि हम हमेशा सही नहीं हो सकते, और यही स्वीकृति हमें बेहतर निर्णय लेने वाला इंसान बनाती है। जब हम जानते हैं कि हमारी यादें गलत हो सकती हैं,
हमारे अनुमान पक्षपाती हो सकते हैं और हमारी भावनाएं हमारी तर्क शक्ति को भटका सकती हैं। तब हम एक कदम पीछे हटकर सोचने की कोशिश करते हैं। यही वो क्षण है जब सिस्टम 2 जागता है और सिस्टम 1 की जल्दबाजी को रोकता है। दुनिया के सबसे बड़े संकटों में से कई, युद्ध, आर्थिक मंदी, पर्यावरण संकट, इन्हीं मानसिक पक्षपातों का नतीजा है जिनके बारे में कानेमैन लिखते हैं। और उनका समाधान भी यही है, ज्यादा जागरूकता, ज्यादा विनम्रता और ज्यादा सावधानी से सोचने की आदत। और अब जब यह सफर अपने अंत पर आता है तो एक पल रुककर सोचिए, क्या आपका आज का मैं वही है जो आप सोचते थे? क्या आपके फैसले, आपकी राय और आपकी यादें उतनी विश्वसनीय हैं जितना आपने माना था? कानेमैन की यह किताब हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि हम कहाँ गलत होते हैं, यह हमें यह भी बताती है कि बेहतर होना संभव है, लेकिन उसके लिए पहले यह स्वीकार करना जरूरी है कि हम गलत हो सकते हैं। जो इंसान ये मानता है कि उसका दिमाग हमेशा सही काम करता है, वो कभी बेहतर नहीं बन सकता, क्योंकि वो उन जालों को जाले नहीं मानता, वो उन्हें सच्चाई समझता है। लेकिन जो इंसान ये जानता है कि उसका सिस्टम एक जल्दबाज है, कि वो एंकरिंग का शिकार है, कि उसकी यादें बदलती रहती हैं, वो हर फैसले से पहले एक पल रुकता है और पूछता है, क्या मैं वाकई सोच रहा हूं या सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहा हूं? यही वो पल है जब इंसान अपने दिमाग का मालिक बनता है, न कि उसका दास। कानेमैन की सबसे गहरी सीख यह है कि खुशी, सफलता और बेहतर जिंदगी के लिए सबसे जरूरी औजार बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने मन में है। जब हम अपने दिमाग को समझते हैं तो हम दुनिया को बेहतर तरीके से समझते हैं, और जब दुनिया को बेहतर तरीके से समझते हैं तो बेहतर फैसले करते हैं। बेहतर फैसले बेहतर जिंदगी बनाते हैं, और बेहतर जिंदगी बेहतर दुनिया। तो यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक दर्पण है, एक साथी है, एक गुरु है जो आपसे कह रहा है, रुको, सोचो और फिर आगे बढ़ो। क्योंकि जो इंसान सोचना जानता है वो ही असल में जीना जानता है।